ज्योतिन, शाश्वत, Yes, sir. गुड। शुरू कर दें ज्योतिन? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग। एक घंटे की कुछ दिन ये क्लासेस चला देंगे तो मैट्रिसेस तुम्हारा जो स्कूल में चल रहा है एटलीस्ट उतना सबको आ जाएगा। और आज शाम वाली क्लास मैथ्स की कैंसिल। हाँ सर, क्या क्लासेस से रिलेटेड क्वेश्चन था सर। मैट्रिसेस क्या क्लासेस के भी हो सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल। कहाँ पढ़ रहे हो तुम ये क्लासेस की थ्योरी? सर क्लासेस की थ्योरी नहीं सर, वो जो मैंने आपको एक बुक बताई थी ना हाँ। फंक्शंस के लिए सर, हाँ। उसी में ही क्लासेस का मेंशन था। पहला चैप्टर ही सेट्स एंड क्लासेस है। हाँ, तो बेसिकली क्लासेस आइडियली जेई में, मतलब आईआईटी में जाने के, इंजीनियरिंग में जाने के बाद शुरू करने की चीज है, ठीक है ना? तो कहाँ कहाँ मिली थी तुम्हें ये बुक? सर ढूंढ रहा था कुछ अच्छे बुक्स फंक्शंस और रिलेशंस के लिए सर, तो ये मेरी एक एक्चुअली सजेशन। फंक्शंस एंड रिलेशंस उनके लिए ज्यादा बड़ा टॉपिक, अपने लिए तो लिमिटेड है। हाँ जी सर, थोड़े बहुत चीजें मैंने भी काट रखी है उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख लूंगा उसको, फिर पूरा ही बता दूंगा तुम्हें, ठीक है? आज ओके शाम सर, की ठीक क्लास है। कैंसल्ड है, मैथ्स वाली। फिजिक्स हाँ अपनी जी जगह सर। पे होगी, केमिस्ट्री जैसे होती है वैसे होगी, 1-1 घंटे की होगी। और फिर 1-1.5 घंटे क्लास उस दिन हो जाएगी तुम्हारी, संडे को। अब समझो पहले मैट्रिसेस का कोर। आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस Yes, sir. ठीक है। मैट्रिसेस की जो दुनिया है, दैट बेसिकली सेट टू बी अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और एरे, अरेंजमेंट का शॉर्ट फॉर्म है, ऑफ नंबर्स, सिंबल्स, ठीक है ना? और फॉर दैट मैटर एनी मैथमेटिकल एंटिटी, वेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फॉर दैट मैटर सेट्स, एंड इवन मैट्रिसेस देमसेल्फ। तो जब कोई चीज रेक्टेंगुलर अरेंज की जाए तो हम उसे एक मैट्रिक्स अरेंजमेंट कहते हैं। और अगर मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हो तो हर मैट्रिक्स की एक डिटरमाइनिंग वैल्यू होती है। क्या डिटरमाइन करती है, क्यों करती है, क्या लेना देना, वो बाद में देखेंगे। बट दैट डिटरमाइनिंग वैल्यू मेक सेंस फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। किसके लिए ट्रू है वो? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, और वो डिटर्मिनेंट है। इन दोनों की दुनिया जो तुम्हारे सामने रखी गई है और जो एक्चुअली है वो थोड़ा सा अपोजिट है। तुम्हें अगर डिटर्मिनेंट 2x2 का तुमने अपने डेली वर्किंग में कई बार देखा होगा, यू हैव सीन 2x2 डिटर्मिनेंट ABCD की वैल्यू हम क्या निकाल के लाते हैं? AD माइनस BC, राइट? जबकि ज्यादा बड़ा सच ये है कि इसकी वैल्यू ये नहीं है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो देर आर पीपल जिनको मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में, इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में बहुत सारी चीजें वेल इन एडवांस आगे कई स्टेप तक दिखाई दे रही थी कि भाई ऐसा होगा और ऐसा होगा तो ये होगा। तो उन्होंने पूरी ये एक अलजेब्रिक दुनिया खड़ी की है, इसलिए अलजेब्रा के हिस्से में आता है। इसको कहते हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा या मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इज दैट ओके? आवाज आ रही सबको मेरी? संचित अभी बस मैट्रिसेस की डेफिनेशन स्टार्ट की है, जितना बोर्ड पे लिखा उतना देख जाओ, ठीक है ना? अभी हाउ इज द वेदर इन कलकत्ता? Strong winds है. अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो आज की क्लास तो वैसे भी मैंने कैंसिल कर दी है बिकॉज ऑफ माई रीजन। तो तुम्हारा आज का बच जाएगा, एंड होपफुली नेक्स्ट क्लास तक जब तक होगी तब तक तुम लोग का वो सब निकल चुका होगा। हाँ जनरली मतलब 4 क्लासेस होंगी अब, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को। मैं समझा नहीं।
हाँ सर, नहीं इसमें अभी चार बेसिकली क्लास हाँ हाँ 4 क्लास नहीं 1 घंटे की केमिस्ट्री होगी, वो उनका टाइम का इशू है ना, तुम्हारे साथ मैच नहीं कर रहा था। तो व्हाट विल डू कि एक एक घंटे एक क्वेश्चन था संचित का। संचित इज ही देयर? संचित है क्लास में? Yes, sir. He's there. ओके, केमिस्ट्री क्लास का भी ये है कि व्हाट वी विल डू 3 क्लासेस ऑफ 1 आवर और 1 आवर 5 मिनट 10 मिनट। जैसे ही स्कूल की टाइमिंग वाइमिंग हो जाएगी तो फिर वो सेट हो जाएगा। तो 1+1+1 मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, जिसमें वो थ्योरी पार्ट और पढ़ाएंगे। एंड देन सैटरडे को 1.5 से 2 घंटे की क्लास अलग से संडे को ले लेंगे, ठीक है ना। तो दैट वाज उनकी अवेलेबिलिटी और हमारी टाइमिंग मिसमैच नहीं होगी। ओके और जो वीकली 4.5 5-6 घंटे उससे थोड़ा ज्यादा ही मिल जाएंगे इसमें। चलो तो लेट्स गेट बैक। म्यूट कर दो। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। शुरू करें, आगे बढ़ाएं इसको। सो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का कोर ये है कि बेसिकली इट्स नॉट दिस वे, दिस इज द बेटर एक्सप्लेनेशन कि हम AD माइनस BC को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सब पहले से किसी को पता कैसे था और उसने ये पूरा ट्री स्ट्रक्चर वीव कैसे किया, ये हम आगे देखेंगे। बट हमारे लिए मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, तो वी से कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अगर m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो दैट मींस m इंटू n एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, ये रियल नंबर हो सकते हैं, ये वेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली खुद मैट्रिसेस हो सकती हैं, ये सेट्स हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग। सो हम ये मान के चलते हैं कि उनको रेक्टेंगुलरली अरेंज करने का जो ये है, इसको हम मैट्रिक्स करते हैं। आमतौर पे किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और आमतौर पे उसका जो ऑर्डर है, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज बेसिकली हम पहले नंबर ऑफ रोज डिटरमाइन करते हैं और फिर बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम m क्रॉस n उसके ऑर्डर हो गया। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? Yes, sir. एम क्रॉस मतलब जस्ट वे ऑफ मतलब सॉर्ट ऑफ कन्वेंशन है कि पहले रोज बस फिर बस 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 रिप्रेजेंटेशन, हाँ बिल्कुल कन्वेंशन है और यही चलता है कि हम इसको रिप्रेजेंटेशन में इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अंदर जो एलिमेंट्स हैं आमतौर पे क्वेश्चन में ABC PQR व्हाटएवर दे वांट टू वो लिख देते हैं, बट जनरली अगर ना लिखें तो A11 पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एंड देन A1n फर्स्ट रो nth कॉलम, A second row first column, second row second column, second row nth column, and of course mth row first column, mth row second column, mth row nth column। तो कई बार इस तरह से भी एलिमेंट रिप्रेजेंट किया जाता है, टू द एक्सटेंट कि एक बहुत बड़ी दुनिया में इतना सब कुछ ना लिख के सीधे वो P को लिख देते हैं ऐसे AIJ, दैट्स इट। और I की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, तो I बेसिकली रो है 1 से m तक, और J कॉलम है वो कहां से कहां तक जा रहा है, तो 1 से लेके n तक। तो ये ट्रिपल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू तो इक्विवेलेंट टू है बेसिकली। अच्छा इक्वल, हाँ ठीक है ना। तो कई बार मैट्रिक्स को हम इतना सब लिखने के बजाय ऐसे लिख दें, मतलब इवन इफ दिस मच पार्ट इज गिवन टू यू, तो तुम समझ जाओ कि उन्होंने एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स बताई है जिसमें हर एलिमेंट की डेफिनेशन दे दी, A11 A12 A13 A1n, और ऑर्डर पूछा जाए तो पहले नंबर ऑफ रोज I गोज विद m,
then number of columns j goes up to n. So this basically is what is called as the representation of matrices. आशीष कोई confusion इसमें? सर ए कुछ भी हो सकता है ना, ए पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है हमने नहीं लगाया? नहीं, ए तो बेसिकली कुछ है ही नहीं, ये एलिमेंट है A11, ए तो सिर्फ डमी है, मतलब द एलिमेंट की पोजीशनिंग से बताया। तो मान लो कल हम मैट्रिक्स ऐसे लिखें, साइन थीटा कॉस 2 थीटा tan थीटा साइन फाई कॉस 2 फाई tan फाई, मैट्रिक्स है। व्हाट नहीं, इज, जैसे मतलब जब स्कूल में भी पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा ए कुछ भी हो सकता है, तो मैंने कहा ए को भी मैट्रिक्स ही रख लो, उसमें फिर क्या दिक्कत है? तो अच्छा फिर वो एलिमेंट, हाँ एलिमेंट कुछ भी हो सकता हो, तो मैंने बोला एलिमेंट खुद मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो हो सकता है कि तुम कल P Q R S ऐसा भी एक मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है ना। बट इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हर मैट्रिक्स आ जाए विद एवरी ऑर्डर, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये मैट्रिसेस खुलती हैं तो इसका 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 ऑर्डर मिलकर दिस बिकम्स अ बिगर मैट्रिक्स। तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इसे 3x2 मैट्रिक्स ले लो, इसे 5x3 ले लो, इसे 2x1 ले लो और इसे 7x3 ले लो। सो देन दिस डजंट मेक अ सेंस। बट फॉर्चुनेटली मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स बीइंग एन एलिमेंट दैट इज नॉट इन IIT JEE सिलेबस। तो इस वजह से तुमको जो है CBSE में या स्कूल में कह दिया होगा। बट मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट मैट्रिसेस होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ भी लिख दो, बट जब तुम उनको डील करते हो, बेसिकली ऑपरेट करते हो, तो एक सिंगल एलिमेंट की तरह कर सकते हो। अगर उनको मैट्रिक्स की तरह ऑपरेट करना है तो देन ऑर्डर पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसे कहते हैं पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिसेस। इज दैट ओके एवरीवन? सर, और जो मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स है उसके अंदर भी मैट्रिक्स है, तो इन्फिनिटली बना लो। हाँ, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए वो एक रोल होता है कि भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, मतलब अगर अंदर वाली मैट्रिसेस को ये बॉक्स हटा दें तो देन इट शुड रिप्रेजेंट बेसिकली अ प्रॉपर मैट्रिक्स। ऐसा ना हो कि यहाँ 2x2 है और यहाँ बेसिकली 3x2 है, ठीक है ना। अब यहाँ फिर से 2x2 है और यहाँ फिर से 2x2 है, तो दिस डजंट फिट इन, बिकॉज ऊपर वाली जब रोज देखोगे, कॉलम देखोगे तो 5 हो जाएंगे, नीचे 4 हो जाएंगे, तो दिस डजंट फिट इन। रिप्रेजेंटेशन के लिए ओके है बट ये आगे जाएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, तुम ऐसा समझ लो कि हम एक बड़ी मैट्रिक्स में अगर पार्टीशनिंग कर दें तो छोटी मैट्रिक्स बन जाएंगी अंदर 4। अब इस मैट्रिक्स में फर्दर पार्टीशनिंग कर दें तो ये मैट्रिक्स, तो दैट वेज दे कैन प्ले, बट नॉट दैट कि मतलब अल्टीमेट मैट्रिक्स ऑर्डर में बन ही नहीं रही है, इसलिए उन्होंने तुमको बोला होगा कि दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है सर। ठीक है ना। तो ये पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिक्स, ये वहां सर एलिमेंट ऐसा वेक्टर क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एलिमेंट एज अ वेक्टर, सिंपल, ए वेक्टर बी वेक्टर। देखो मैट्रिक्स कुछ है नहीं, मैट्रिक्स एक कंटेनर है जिसने एलिमेंट्स को इस ओरिएंटेशन में रखा हुआ है, दैट्स इट। अब जो मैट्रिक्स का अलजेब्रा डिफाइन होगा, एज लॉन्ग एज वो मैथमेटिकली ओके है, ठीक है ना। अब मैं समझाता हूं कैसे, कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर दिया जाए तो शायद वेक्टर एलिमेंट वाला दूसरे वेक्टर एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बीच में मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट या क्रॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर वेक्टर इनटू रैंडम नहीं होता। ए वेक्टर बी वेक्टर इज एन एब्सर्ड टर्म, बीच में डॉट लगाइए, क्रॉस लगाइए, कुछ तो लगाइए, तो वो नहीं होगा। बट एज एन इंडिविजुअल अगर इसको स्केलर से करोगे तब तो चलेगा ना, x टाइम्स a प्लस y टाइम्स b प्लस z टाइम्स c, दैट मेक्स गुड सेंस, उसमें तो कोई क्राइम नहीं है। तो एज अ मैट्रिक्स विद वेक्टर एलिमेंट्स डिफाइन करना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन उस वेक्टर एलिमेंट वाले मैट्रिक्स को दूसरे वेक्टर वाले एलिमेंट वाले मैट्रिक्स से कौन कौन से ऑपरेशंस अलाउड हैं वो देखने की चीज है। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ, एक कोई और डाउट किसी का आ रहा है पीछे से? मेरे पास एक्चुअली अभी वो नहीं है लिस्ट ऑफ पीपल हु आर अटेंडिंग, तो मेरे को ऐसे ही चलाना। हाँ बोलो, ज्योतिन कुछ कह रहा था?
सर पिछली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। यही तो है, और कौन सी थी? सर एक जिसमें आपने लिखा था मैट्रिक्स क्या क्या है। अच्छा ये। हाँ जी सर। नेक्स्ट क्लास जो होगी, आज तो होगी नहीं, जब होगी तब तक तुम सारे लोग वो कैनवास वाला वो एक्टिवेट कर देना, तो उस पर बिग ब्लू बटन से करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो सेफ भी है और उसमें रिकॉर्डिंग भी ऑटोमेटिक अपनी जगह पे जाती है, तो वो एक उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। हाँ जी सर, हाँ जी सर नीचे। चलो, तो ये मैट्रिक्स की पहली समझ हुई कि मैट्रिक्स की दुनिया में हमें सिर्फ ये समझना है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये एलिमेंट एज अ रिप्रेजेंटेशन वहां रखे हैं, ये दूसरे रेक्टेंगुलर बॉक्स से किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंतर्गत ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई व्हाटएवर हो रहे हैं, वो जब हम डेवलप करेंगे उसके अकॉर्डिंग कई बार वेक्टर्स पे सेंसिबल नहीं होगा, कई बार मैट्रिसेस पे नहीं होगा, बट एज एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन में तो कोई गुनाह है नहीं, वो तो रिप्रेजेंट होगा ही होगा। सर हाँ अभी ये मैट्रिसेस मैंने चैप्टर एक बार कर लिया, हाँ तो एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चन दे रखे थे, मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप होते हैं ना, तो उन्होंने बोला था मैट्रिक्स के वे से सॉल्व करो सर, लेकिन वो क्वेश्चन बिना मैट्रिक्स के तो खुद ही इजी है, मतलब उसमें मैट्रिक्स से लंबा अरे पड़ना वो 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 समझा देते हैं। वेट, ये आवाज किसकी थी? आई डोंट हैव दैट थिंग। अभिनव। अभिनव, अच्छा वेरी गुड, लग ही रहा था मुझे। समझा देते हैं, 2 मिनट रुको बस, मैट्रिक्स अलजेब्रा पे पहुंचे फिर समझाते हैं। मैट्रिसेस का अपना अलजेब्रा अपने तरह से डिफाइंड है, इज दैट ओके एवरीवन? तो तुमने, अभी हम भी कराएंगे, बट तुमने स्कूल में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स में हम कहते हैं दे आर मल्टीप्लाइड एज रोज टू कॉलम, एम आई राइट? यस सर। यस सर। Yes, sir. दैट मीन्स अगर यहाँ A1, A2, A3 तीन एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ B1, B2, B3 तीन एलिमेंट्स होने चाहिए। सो मैट्रिसेस इफ आर multiplied, then we say that A into B and with order m cross n और p cross q make sense, जिसको अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, अगर इसका n और इसका p दोनों सेम हो, इसके कॉलम जितने हैं आगे वाली की रो उतनी हो, यहाँ पे x1, x2, x3 लिख दिया जाए और यहाँ पे y1, y2, y3 लिख दिया जाए, मेक सेंस। क्यों? क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर वो सम प्रोडक्ट a1 b1 प्लस a2 b2 यही आता है, ऐसे ही लिखते हैं मैट्रिसेस का प्रोडक्ट। यस। अब जो अभिनव का क्वेश्चन है, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हम मैट्रिक्स पढ़ते ही क्यों हैं, तो हम तुम्हें एक इक्वेशन लिख के दे रहे हैं, ध्यान से समझना। 4 3 9 2 1 6 5 9 4 रैंडमली कुछ भी लिख दिया, इनटू x y z कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3। अब जितनी मैट्रिसेस तुम्हें स्कूल में पढ़ाई गई है उसके हिसाब से, जो कि अभी हम भी आगे कराएंगे इन्हीं क्लासेस में, बट एक ओरिजिनल थॉट बनाए, रो इनटू कॉलम मैट्रिक्स के हिसाब से देखो, इसकी रो इसका कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 9z, एम आई राइट? Yes, sir. Then 2x plus 3y plus 6z, then 5x plus 9y plus 4z, something like 2x plus 1y। 1y। अब जब इसको कंपेयर करोगे तो दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, सो दैट बिकम्स 4x plus 3y plus 9z is equal to 1, पहला एलिमेंट पहले के बराबर, 2x plus y plus 6z is equal to 2 and 5x plus 9y plus 4z is equal to 3। ये तीन वेरिएबल्स की तीन इक्वेशन है, इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो अभिनव का क्वेश्चन ये है कि अगर हमको कोई क्वेश्चन दिया जाए कि एक फैक्ट्री में x प्रोडक्ट एक तरह के बनते हैं, y दूसरे और z तीसरे, और बेसिकली 4 यूनिट्स ये लगे, 3 यूनिट्स ये लगे और 9 यूनिट्स तो प्रोडक्ट 1 बनता है, पूरी हमने इक्वेशन बना दी, जो तुम लीनियर उसमें करते थे 10th में, याद है?
हमें इसको सॉल्व करना है। तो जितनी देर में तो हम ये मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, सोचेंगे, उतनी देर में तुम आंसर दे देंगे। कब? जब तुम्हारा ऑर्डर 2x2 हो या 3x3 हो। व्हाट यू आर सपोज टू डू, आगे चल के इस मैट्रिक्स को इधर पहुंचाने का मैथमेटिकल तरीका जो कि अभी सिखाया जाएगा वो कर दो, XYZ का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यही तुम समझो 4x1 + 9x2 से लेके 21x200 = 11 और ऐसी 200 इक्वेशन लिखी हुई है। अब ये जानते हुए कि हमें तरीका पता है, एक से वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो, दूसरे से तीसरे में, करते करते जब 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन बनाएंगे, फट से आंसर दे दो, फिर रिवर्स कैलकुलेशन करते करते पूरे 200 वेरिएबल का आंसर दे दो। बट क्या तुम ये करोगे? तो जब हम कोडिंग करते हैं, प्राइमरली ये मैट्रिसेस का पार्ट कोडिंग में जाता है, तो हम एल्गोरिथमिकली कंप्यूटर को ये सिखाते हैं कि भैया पहले इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। तो एक x1 x2 x200 की कॉलम मैट्रिक्स होगी, एक इधर कोफिशिएंट्स की 200 बाई 200 की गंदी सी मैट्रिक्स होगी, और एक इक्वल टू में जो इधर होगा ये होगा। अब इस 200 बाई 200 वाली मैट्रिक्स को फास्टेस्ट कैलकुलेशन करके दूसरी तरफ पहुंचाने का एल्गोरिथम, जो कि अभी तुम भी सीखोगे, बट तुम 3x3 के आगे मैनुअली नहीं जाओगे, वो सिलेबस में नहीं है, और वो 200x200 करेगा। तो जो चीज तुमको 200x200 में सीखने में टाइम लगेगा, अप्रोच करने में बहुत दिन लगेंगे, वो एज अ सिस्टम वो 10 सेकंड में जवाब दे देगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, और अगर करता है तो क्या यूनिक सॉल्यूशन है। सो इट इज फॉर दोज हायर लेवल डेटा अभिनव जिसपे इसकी रेलेवेंस है। छोटे डेटा पे मैट्रिक्स सिर्फ अप्रोच है, जितनी देर में तो तुम मैट्रिक्स मेथड सोचोगे उतनी देर में तो तुम सॉल्व कर चुके होगे। यस मतलब वो क्वेश्चन वो उसी लेवल के, जैसे 6th क्लास में नहीं होता कि इतने इतने टॉफी इतने इसमें बांट दे, वो पढ़ाते समय शायद वो ये चीज एम्फसाइज नहीं कर पाए कि जो हम कर रहे हैं ये एज अ प्रोसेस मशीन लर्निंग के लिए मशीन को सिखाने का है। मशीन 2x2 सीखेगी, 3x3 सीखेगी, तो वो 300x300 का भी आंसर तुम्हें 10 सेकंड में दे देगी। लेकिन तुम 2x2 1 मिनट में करोगे, 3x3 1.5 मिनट करोगे, तो उस प्रोपोर्शन में 200x200 नहीं करोगे तुम। इनफैक्ट 200x200 साल भर में भी नहीं सॉल्व कर पाओगे, मैकेनिकली पॉसिबल नहीं है। सो इट इज टुवर्ड्स दैट मशीन लर्निंग जहां हम उसको ये अप्रोच सिखाते हैं। तो हमने एक अप्रोच ये ली कि हमें मालूम है कि लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। और उन n वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तभी मतलब होता है जब हमें n इक्वेशंस मिले। एक कम मिलेगी तो सॉल्व नहीं होगी, एक ज्यादा मिलेगी तो हो सकता है इनकंसिस्टेंट हो जाए, मीनिंगलेस है। तो हम उसको सॉल्व करने के लिए मशीन लर्निंग में, कोडिंग में एल्गोरिथम लिखते हैं कि भाई ऐसे करो। कैसे करो? पहले वेरिएबल वाली मैट्रिक्स अलग करो, कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स को जो दूसरी साइड पे पहुंचाना है तो हम मैट्रिक्स की लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं AX = B। ये तुम्हारी वेरिएबल मैट्रिक्स है, वही x1 x2 x3 डॉट 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 कॉलम। ये तुम्हारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जो उधर आया था, और ये उधर राइट हैंड साइड पे वैल्यू मैट्रिक्स है। अब अगर हम A को उधर पहुंचाने का कोई मैट्रिक्स मेथड डेवलप कर लें तो हमारी सारी इक्वेशन दुनिया के एक झटके में सॉल्व हो गई। यस सर। वो है। बट जो काम तुम 2x2 या 3x3 के लिए सीखने जा रहे हो, वो सिर्फ ये समझ के चलो कि तुम एल्गोरिथम की तरफ अपना फंडामेंटल डेवलप कर रहे हो, वरना सॉल्व तो उससे कहीं पहले 2 मिनट में हो जाएगी, बिकॉज वेरिएबल 2x2 है। लेकिन जब वेरिएबल 3x3 होगा तो फर्क पड़ेगा। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि AX + BY = C है और PX + QY = R है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कब इन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा या कब यूनिक करेगा? तो हमें लाइन की थ्योरी पता है, एक लाइन, दो लाइन, यूनिक सॉल्यूशन तो तभी आएगा जब दोनों इंटरसेक्ट करें। दोनों इंटरसेक्ट करने का मतलब इनका स्लोप इक्वल नहीं होना चाहिए। एक का स्लोप -a/b है, एक का स्लोप -p/q है। हम कह देते हैं ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। इसको अगर तुम इंप्लाई करके देखो तो दैट मीन्स AQ - BP
is not equal to 0. Am I right? Right. Yes, sir. Yes. Yes, sir. लेकिन ये ए क्यू माइनस बीपी क्योंकि लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस नहीं होंगी तो अपने आप इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको उन्होंने डिटरमिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ए बी पी क्यू। हमने बताया था ना कि ये उल्टा चलता है। अगर ये, लेकिन अब अगर यही चीज हम तुम्हें 3x3 के लिए दे दें और तुमसे पूछें कि ये 3 प्लेन हैं, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d1, px प्लस qy प्लस rz इज इक्वल टू d2 और lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d3। अब मैं कहूं कि इस सिस्टम का भी एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, उसकी कंडीशन बता सकते हो क्या? तो जो काम हमने इतने प्यार से 2 लाइनर कर दिया स्लोप की वजह से और बाद में कहा अच्छा इसको आपने डिटरमिनेंट कहा है, वो इसमें पढ़ने में मुश्किल है। इनफैक्ट जब हम 12th में 3D पढ़ाएंगे उसके बाद भी मुश्किल है, और समहाउ करके भी आओगे तो एक डिटरमिनेंट आएगा नॉन जीरो, वो इसका डिटरमिनेंट होगा। तो जिसने डिटरमिनेंट की थ्योरी डेवलप की है ना, उसने ये नहीं देखा कि डिटरमिनेंट होता, उसने देखा कि ये वैल्यूज आती हैं। तो अगर हम इसको इस लॉजिक से चलें तो देन आई रियलाइज पी क्यू आर और एल एम एन अपने डिटरमिनेंट की थ्योरी से इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ जाए तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर उसी डिटरमिनेंट की थ्योरी को इसने इतना दूर तक सोचा कि कल तुम 4x4 लिखो तो वो डिटरमिनेंट, 5x5 लिखो तो वो डिटरमिनेंट। मतलब किसी ने आगे बहुत दूर तक देख डाला कि ये कुछ भी हो जाए ये वैल्यू नहीं चेंज होगी। अब उसको कैसे सपना आया कि ये वैल्यू नहीं चेंज होगी, वो भी जब डिटरमिनेंट का इवैल्यूएशन दिखाएंगे तो दिखाएंगे। बट डिटरमिनेंट की थ्योरी में ये ध्यान रखना कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो ए क्यू एम माइनस बीपीएल, उसको देख के किसी को इसकी याद आई, इसको देख के वो नहीं बनाया। तो दिस इज समथिंग दैट मैथमेटिशियंस न्यू कि इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले टर्म्स आते रहेंगे, और अगर हम इसको देखें तो इसकी वैल्यू पे ये रिजल्ट बनाया जा सकता है। इट इज अ बिग गेम ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1 मिनट के लिए दिखाते हैं तुम्हें, ठीक है ना, सो दैट तुम्हें भरोसा हो जाए कि तुम जो पढ़ रहे हो वो सेंसिबल चीज है। मैट्रिसेस में सबसे पहले यही डर लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या बकवास है। 3x3 डिटरमिनेंट फिजिक्स में सर ने तो बताया ही होगा। यस सर। Yes, sir. अब उस डिटरमिनेंट का जेनेसिस क्या है वो समझो, ठीक है ना। हमने एक 3x3 का डिटरमिनेंट ऐसे रैंडमली जो है बना बना के अगल बगल लिखना शुरू कर दिया। ये 3x3 का है, ठीक है ना। तुम्हारा ये है ना कि भाई किसी को कैसे पता चलता है डिटरमिनेंट की वैल्यू ऐसे कैसे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, ये हमने खड़ा कर दिया ऐसे। अब जो उनका ऑब्जर्वेशन था वो ये था, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितने लोगों को याद है इसकी, जरा यहां तक की निकालो 3x3 की। ए वाई एन राइट माइनस ए एम जेड, ठीक है ना, माइनस बी एक्स एन माइनस बी एक्स एन, ठीक है ना, माइनस बी में प्लस प्लस जेड बी जेड एन बी एल जेड प्लस सी एक्स एम माइनस सी वाई एल। एम आई राइट? यस जी सर। यस सर। इस वैल्यू को उन्होंने ये कहा। अब अगर हम कहें कि इसको गौर से देखो, कहीं पे भी तुम डिटरमिनेंट में आ जाओ, 1 2 3 वैल्यूज प्लस में, एम आई राइट, और उसी समय 1 2 और 3 वैल्यूज माइनस में। तो उसको ये दिख रहा था कि डिटरमिनेंट में तुम किसी भी ऑर्डर में चले जाओ, ये तुमने ये लिखा है, तुम किसी भी ऑर्डर में चले जाओ, तुम कोई भी 3 वैल्यूज प्लस में और उसी वक्त कोई भी 3 वैल्यूज इधर से माइनस में ये ले लो,
और उसको देखो तो वो रिजल्टेंट सेम ही आएगा एनीवेयर। जब उसको 3x3 में दिखा, फिर उसने 4x4 में लिखा, तो उसको दिखा यार ये ऐसे 4 वैल्यूज प्लस की और इधर वाली 4 डिक्रीजिंग वाली प्रोडक्ट माइनस के, वो वैल्यू हमेशा यूनिक आती है। तुम किसी भी जगह चले जाओ, उसमें किसी भी पॉइंट पे तुम 3 वैल्यूज लो, उनकी वैल्यू का प्रोडक्ट लिखो, यू विल फाइंड कि इट इज ऑलवेज कमिंग आउट टू बी द सेम। एम आई क्लियर ऑन दिस? सर अगर मैट्रिक्स स्क्वायर ना हो तब भी चलेगा? नहीं, फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं निकलती। डिटर्मिनेंट एज एन डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ओनली मेक सेंस इफ इट इज स्क्वायर, ताकि ये हो। तो उसने इसको एक डिटरमाइनिंग वैल्यू दी कि लेट दिस बी कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट। क्या डिटरमाइन करता है भाई? ये इस कंटिन्यूड प्रोडक्ट का ये वैल्यू डिटरमाइन करता है। इस वैल्यू का क्या इतना इंपॉर्टेंस? वो मैथमेटिक्स है। जब सर हम अगर ऐसे डिफाइन करने को बोले तो कर ही सकते हो, उसमें ऐसे ही लिख लो सारी चीजों को, बस दोनों लाइंस की लेंथ अलग अलग हो जाएगी, 3-3। नहीं, वो तब लिख सकते हैं आशीष जब वो चीज यूनिवर्सली यूनिफॉर्म उसमें चले। मतलब इट कैन नॉट बी समथिंग। मैथमेटिक्स का एक प्लस पॉइंट ये है कि कोई भी चीज अगर सही डिफाइंड है तो फिर वो थ्रू आउट हर जगह हर हमेशा सही होनी चाहिए। तो वो है, बट इट्स नॉट दैट कि मतलब हम कर नहीं सकते। वी कैन रीडिफाइन, पुट सम रेस्ट्रिक्शंस। ये भी तो किसी ने डेवलप किया ना पूरा अलजेब्रा। तो ये पार्ट दिखा सबको? नहीं सर, मतलब अगर स्क्वायर के लिए कह ही रहे हो डिटरमिनेंट इतना इंपॉर्टेंट है, हाँ, नहीं मैं तो कह रहा हूँ रेक्टेंगल के लिए एक्सटेंड कि करके रेक्टेंगल के बताइए। लिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि हम वो यूनिफॉर्मली करें विद सर्टेन रूल्स, तो वो बनेगा। बट वो हो सकता होता भी हो, यू नेवर नो। सर हाँ, सर तो मतलब ये जो है एक प्रॉपर्टी है जो कि ऑब्जर्वेबल है, जैसे कि जो कि सर्कल में कुछ ऑब्जर्वेंट है, होती है। किसी ने ऑब्जर्व की 3x3 4x4। सर एक पर तो फिर इसका फायदा क्या है? वरना तो जैसे सर्कल में कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं पर फायदा कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट नहीं, फायदा सबका होता है। इसका फायदा ये कि तुमको जो ये वैल्यूज का ये डिफरेंस एज एन डिटरमिनेंट एक यूनिक ऑब्जर्वेशन है, यही वैल्यू मैथमेटिक्स में अलग अलग चीजों में अलग अलग वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। याद है जब हमने कॉनिक सेक्शन पढ़ा था तो हमने एक टर्म डिफाइन और की थी आपने डेल्टा, डेल्टा बताया था। वो डेल्टा भी इसी से आता है। जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ते हैं तो हम डी निकालते हैं कि भाई वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं, वो भी इसी से आता है। जब हम वेक्टर पढ़ते हैं तो वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड इसी डिटरमिनेंट से आता है। तो बेसिकली उसको ये पता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इन 3 प्लस वाले कोफिशिएंट और इन 3 माइनस वाले कोफिशिएंट का 3x3 में या 4x4 में 4 प्लस और 4 माइनस वाले इस कंटिन्यूड प्रोडक्ट को अलग अलग सिस्टम ऑफ इक्वेशन में उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसकी वजह से एक रिप्रेजेंटेटेड वैल्यू मिलेगी और ये मैथमेटिक्स में हर जगह एक वाइटल की बनेगी। तो वो चीज यूज कर ली गई कि भाई इसको जो है एक सम्मानित नाम दे दो, डिटरमिनेंट। इसी को, यही डिटरमिनेंट कहीं पे सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा, कहीं वॉल्यूम बताएगा, कहीं जो है कुछ बताएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताएगा। याद है? यस सर, x1 ठीक है ना? y1 -1। हाँ, तो बेसिकली उन सबको ये पता था कि ये सर्कुलेंट ये प्रोडक्ट जो है ये पूरी मैथमेटिक्स में अलग अलग सिस्टम में, क्योंकि उनको सिस्टम ऑफ इक्वेशन पता है। मतलब तुम पूछो व्हाट इज सो जेनरिक अबाउट इट, तो द आंसर इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये तो लोगों को पता था ना पहले से कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैथमेटिक्स के हर अलग अलग फ्रेम में बार बार वापस आएगी। यस सर। तो वो था, तो ये वो ऑब्जर्वेशन है जो डिटरमिनेंट को पावरफुल करता है। और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड सिंबल्स वो मैट्रिसेस का प्रीकर्सर है, जहां से मैट्रिसेस की दुनिया स्टार्ट होती है। कोई सर डाउट? हाँ सर, जैसे अभी आपने कहा था कि कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए, हाँ तो अगर उसमें मैं ले लूं 3x3 एक मैट्रिक्स और दूसरी 5x5 ले लूं, तो हाँ वैसे तो नॉन कन्फॉर्मेबल है, पर हाँ डिटरमिनेंट निकाल के तो वो तो मल्टीप्लाई हो ही जाएंगे टर्म्स, हाँ। उसमें तो क्या है? बेसिकली मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स इज अनदर मैट्रिक्स इज वन थ्योरी, determinant into determinant is equal to another determinant is another theory। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट तो नंबर है,
3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 12 आई, 5 क्रॉस 5 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 आई, प्रोडक्ट 120 हो गया। यहाँ 7 क्रॉस 7 का कोई ना कोई डिटर्मिनेंट तो हम पैदा कर ही देंगे जिसका प्रोडक्ट 120 है। सो देयर डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट इज ट्रू। अगर मेट्रिसेस का प्रोडक्ट है तो आई कुड से दिस, बट अगर डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट आई कैन नॉट से दिस। क्यों सर? अभी तो बोला कि 120 की कोई ना कोई तो बना ही लेंगे मैट्रिक्स। हाँ, लेकिन मैट्रिक्स इक्वल होना जरूरी नहीं ना। बेसिकली तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हमने एक मैट्रिक्स ले ली 2 3 6 5, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 नहीं, मतलब -3। अब हमने एक दूसरा बड़ा सा डेटा मैट्रिक्स ले लिया। अब तुम कहो कि ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके एक मैट्रिक्स बन जाए जस्ट बिकॉज इनके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू -3 इंटू -9 प्लस 27 है, तो ये इसलिए एब्सर्ड है क्योंकि मैट्रिक्स का यूसेज या मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू इवैल्यूएटिंग दी what do you call determinant value. Matrix multiplication giving you another matrix, in fact it has a bigger dimension in mathematics. क्यों? क्योंकि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है या एक मैट्रिक्स की वैल्यूज का सेट है, वो दूसरी मैट्रिक्स की वैल्यूज से प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट भी अभी पूछा जाएगा कि वाई रो कॉलम और कुछ क्यों नहीं है। तो ऐसी किसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करना और वो कन्फर्मेबल होना, वो एक अलग दुनिया है। मतलब उसको हम एक अलग थ्योरी, एक अलग साइंस में ले जाते हैं। ये तो एक बाई प्रोडक्ट है कि हाँ भाई डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट भी इक्वल होगा अगर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट सेम है तो। सो मैट्रिसेस का वजूद डिटर्मिनेंट की वजह से नहीं है, नटशेल में बोले तो। उसको डिटर्मिनेंट को बाद में देखना, लास्ट में। मैट्रिसेस की अपनी एक दुनिया है। सर हाँ, जैसे आपने डिटर्मिनेंट्स के लिए बोला कि वो वॉल्यूम बताते हैं, डेल्टा फंक्शन जो हमने कॉनिक्स में देखा वो भी डिटर्मिनेंट से आता है सर। तो क्या डेल्टा फंक्शन पहले आया था या फिर डिटर्मिनेंट आया था पहले, फिर बाद में हमने ये देखा कि ये डिटर्मिनेंट फॉर्मूला है? इतनी डेप्थ स्टडी तो अभी किसी ने नहीं की है, मतलब हम में से। बट ये फैक्ट है कि हम जब मैथ्स करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो वैल्यू थी ये बार बार रिपीटेडली आई, इसके जवाब में इस किस्म की वैल्यूज का अलजेब्रा खड़ा किया गया। दैट इज थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सर तो पहले हमने मतलब ये रिजल्ट निकाला, फिर बाद में देखा कि ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया। तो अलग अलग पैरेलली मैट्रिसेस की अपनी अलग दुनिया चल रही थी। मैट्रिसेस सबसे पहले था क्योंकि वो तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, वो तो रिप्रेजेंटेशन है। सर यस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हाँ, अगर ए का रो एलिमेंट A1 A2 A3 है और बी का कॉलम एलिमेंट B1 B2 B3 है, हाँ, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एलिमेंट तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस सिंगल एलिमेंट रह जाएगा। बिल्कुल। हाँ, फिर उसको क्या डॉट प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं? मतलब एक लिमिट तक कर सकते हैं, बट कोई कोरिलेशन ऐसा कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब we do not say कि this represents a dot product। ठीक है ना, बात तुम्हारी सही है, क्योंकि एज अ दिस थिंग दोनों की वैल्यू जो है सेम आ रही है। आई एग्री टू दैट कि ये आएगी और ये 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स हो जाएगी। लेकिन देन इसका कन्वर्स, अब चैलेंज इसमें कहां है? B1 B2 B3 इंटू A1 A2 A3 देखो, क्या ये सच नहीं कि ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन जाएगी? हाँ सर। अब उसको फिर क्या कहेंगे? तो मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा पार्ट है कि अगर कोई चीज एक तरफ से ट्रू है तो फिर हर तरफ ट्रू होनी चाहिए अगर उसको थ्योरी डिक्लेयर करना है, और हर तरफ ट्रू होने के लिए चैलेंज आता है, तो वी डिक्लाइन दैट। हाँ, ये है कि एक रो एक कॉलम एंड मैट्रिक्स एक सिंगल एलिमेंट देता है, और मैट्रिसेस में आगे चल के उसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है थ्योरी में, जो अभी अभी तुमने बोला है। बट नॉट दैट कि हम उसको वेक्टर्स का या कोई थ्योरी का नाम दे। थ्योरी का नाम देंगे तो कहेंगे कि फिर इसका कन्वर्स भी देखो क्या है। दूसरे भाई A इंटू बी सेंसिबल है तो B इंटू ए भी सेंसिबल होगा। अब मैट्रिक्स तो बन रही है, या तो कन्फर्मेबल नहीं होती, बट एक 1 क्रॉस 1 बन रही है, एक 3 क्रॉस 3 बन रही है। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो उसको जनरलाइज कैसे कर दें? दैट इज द चैलेंज। क्लियर हुआ सबको? सर अगर हम उसको क्रॉस डॉट प्रोडक्ट मान ही रहे हैं
तो उसमें हम जो डॉट प्रोडक्ट के सारे मतलब जैसे CS इनइक्वालिटी वगैरह वो सब भी लगा सकते हैं। देखो अब तुम लोगों ने बोला है तो तुम्हें बताऊं, मैथमेटिक्स का जो पार्ट तुम पढ़ रहे हो वो बैक एंड कैलकुलेशन है। हायर अलजेब्रा में या ग्रेजुएशन या बीटेक में जाके तुम्हें ये जो अभी कुछ चीजें क्लासेस वगैरह इसने पढ़ ली ज्योति ने आगे, कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी, ये टेक्निकली मैथमेटिकल ऑपरेशन ट्रू है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं ग्रुप है, ग्रुप नाम देते हैं, तब बनता है जब वो 5 बातें फॉलो करे। एक, क्लोजर एक्सियम, थ्योरम नहीं, एक्सियम। एक, आइडेंटिटी। एक, इनवर्स। एक, कॉम्यूटेटिव। और एक, डिस्ट्रीब्यूटिव। आई डोंट रिमेंबर कि पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव था या एसोसिएटिव था, देखना पड़ेगा। व्हाट इज क्लोजर? क्लोजर का मतलब यह है कि इफ ए बिलोंग्स टू योर सेट एस, जिसमें तुमने लिया, अब ये वेक्टर है तो सेट वेक्टर्स का है, ये मैट्रिक्स है तो सेट मैट्रिक्स की है, देन ए एंड बी दोनों अगर इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं तो ए ऑपरेशन बी भी उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। तो तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट, हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि आदत पड़ी हुई है, बट वो मैथमेटिकली प्रोडक्ट नहीं है, वो किसी और दुनिया के अरेंजमेंट की थ्योरी है, दिखने में मल्टीप्लिकेशन जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर है ही नहीं। तो क्लोजर एक्सियम से बाहर हो गया। ए ऑपरेशन बी से बनने वाला एलिमेंट उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए जिस सेट से तुम ए और बी लाए हो, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू सेट, एक दो के लिए नहीं। सर तो डॉट प्रोडक्ट है क्या एक्चुअली? डॉट प्रोडक्ट एसेंशियली फॉर ऑल ए बी, जब वेक्टर कराएंगे तब कराएंगे। डॉट प्रोडक्ट प्रोजेक्शन की थ्योरी को रिवर्स की तरह से पढ़ाया गया है। डॉट प्रोडक्ट का सही मीनिंग ज्योमेट्री है और वो प्रोजेक्शन है। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कम्यूटेटिव एज इन ए ऑपरेशन बी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। एम आई राइट? जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक एलिमेंट ऐसा हो। सर वो सर्किल प्लस नोटेशन का क्या मतलब है? मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया। ये हाँ ये सर। खाली एक सिंबल दिया, मतलब मान लो कोई एक, मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन की दुनिया में नया नाम लिखा, डॉट क्रॉस कुछ है जी, ये भी कुछ नाम रखेंगे। अच्छा तो इफ दिस इज बेसिकली एन ऑपरेशन, सो ए ऑपरेशन बी को हम सेंसिबली एक ऑपरेशन का रिस्पेक्ट तब देते हैं जब वो 5 बातें फॉलो करे, कि ए ऑपरेशन बी भी उसी सेट को बिलोंग करे, एक एलिमेंट आई ऐसा जरूर हो सच दैट ए ऑपरेशन आई वापस ए दे दे, तो हम कहते हैं ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। एडिशन के केस में 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 होता है। इनवर्स कहते हैं देयर एग्जिस्ट अ ए इनवर्स बिलोंगिंग टू एस फॉर एवरी मतलब सर एवरी प्रॉपर्टी का, एवरी ऑपरेटर का प्रॉपर्टी। हाँ, अगर कोई ऑपरेटर ये पांचों प्रॉपर्टी फॉलो करता है तब हम उसको मैथमेटिक्स में आगे ले जाते हैं। लेकिन क्या है, ये वाला आई आ जाए तो हमारी ये जो बातें सेटिस्फाई होती, इसमें वेक्टर नहीं फिट बैठता, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं फिट करते, यहाँ मैट्रिसेस नहीं होता। मैट्रिसेस में तो ये भी नहीं पता कि ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं, बिकॉज दैट इज बेसिकली ऑन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ए इंटू बी अगर मैट्रिक्स जिंदा है, मतलब देर इज अ मैट्रिक्स ए इंटू बी, बट दैट डजंट मीन कि बी इंटू ए कोई मैट्रिक्स ही होगी। इट अगेन डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी। सो मैट्रिसेस इज नॉट सिंपली एन अलजेब्रा की थ्योरी जिसमें तुम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब एज इट इज उठा के इस पे रख दो ना, उस तरह से वेक्टर्स है, बहुत सारी चीजें नहीं है। लेकिन जो होती हैं वो अगर ये 5 एक्सियम्स फॉलो कर जाएं तब हम उसको अप्लाई करते हैं कि भाई अब इसको जनरल साइंस में यूज करो, आगे ले जाओ। ये तुम्हें वहां पढ़ाया जाएगा, ग्रुप थ्योरी, फिर उस ग्रुप को सब ग्रुप बना, मतलब पूरी इसकी एक दुनिया बनाते हैं ताकि एज अ मैथमेटिक्स, दिस इज नॉट इंजीनियरिंग, दिस इज मैथमेटिक्स।
मैथमेटिशियंस के पढ़ने की चीज है कि कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर किस हद तक कहाँ काम करेंगे। तो वेक्टर्स का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट पहले ही 2 जगह पे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस वैसे ही खत्म हो जाता है। समेशन ऑफ मैट्रिसेस कुछ हद तक एक मैट्रिक्स और दूसरा कंफर्मेबल होगा तो ये आएगा। तो ये इस तरह से डिफाइन होता है। तो जिसने भी मैट्रिक्स की थ्योरी बनाई है वो रेस्ट्रिक्टेड बनाई है, इफ सो एंड सो हैपेंस, तो मैट्रिक्स का ये मतलब है। बट सवाल ये उठता है कि इतने इफ के साथ हम ये थ्योरी पढ़ें क्यों। द आंसर इज क्योंकि वो हमारे तमाम सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैथमेटिकल थ्योरीज को प्रोटेक्ट करता है, हमारा काम एज अ मशीन लर्निंग कंप्यूटिंग आसान करता है। दैट इज वाई उसका नाम है मैट्रिक्स। मेक सेंस? कोई डाउट यहां तक? सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है कि मतलब हाँ हाँ, अभी अभी तुम एक आज घर पे गूगल करना, तुमने नाम सुना होगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पढ़ाया गया है? हाँ जी सर। पॉली स्पिन मैट्रिसेस, ठीक है ना, हम दे देंगे इसका रेफरेंस। ऐसी मैट्रिक्स बनाई जाती हैं 1 1 आयोटा माइनस आयोटा टाइप। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के स्पिन क्वांटम नंबर के पॉसिबल स्पिन की अगर इक्वेशन लिखी जाए और उस इक्वेशन का कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिया जाए तो ऐसी 3 मैट्रिसेस आते हैं। तो अब जब किसी को नहीं पता होता कि आगे थ्योरी में क्या होना है, तो वो उसको मैट्रिक्स के उसमें रिप्रेजेंट करता है कि देखो भाई, अगर इस मैट्रिक्स का ये सॉल्यूशन आया तो जो हम कह रहे हैं वो मीनिंगफुल होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। सॉल्यूशन निकालना ना निकालना, इट इज नाउ ओपन टू ऑल ऑफ यू, मेरे साथ साथ तुम लोग भी सॉल्व। दिस इज हाउ मैट्रिसेस इज डेल्ट लाइक। अपनी बात को कहने का, अगर मैं कहूं कि भाई एक फैक्ट्री है, उसमें एक टॉय बनता है और उस टॉय को बनाने के लिए x1 x2 x3 x15 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहले टाइप ऑफ टॉय में इतना x1 इतना x2 इतना x3 इतना x5 लगता है, तब एक टॉय y1 बनती, दूसरी में इतना लगता है y2 बनती, ऐसे हम 15 तरह के टॉय बना देते हैं। अब बताओ कि हमारा, अब इसका जो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल से कोई बताए कि कितने ये बनाओ कितने वो बनाओ कि बेस्ट केस जो है पैसा आए, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इसको तो हम बनाने के लिए भाई 2x2 को हम लाइन में बनाते थे, 3x3 को जो है याद है 3D में बनाते। इसका तो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी नहीं, कौन सोचेगा। तो जब हमारे सोचने की हद खत्म हो जाती है तो हम मशीन को मैट्रिक्स की लैंग्वेज में चैलेंज की तरह दे देते हैं कि अब जो मैंने 2x2 3x3 में किया, तुम इसे 15x15 में करो। अगर ये आउटपुट आया तो आई एग्री कि ये होगा, नहीं तो नहीं होगा, बिकॉज मैनुअली दैट इज नॉट पॉसिबल टू डू टू दैट एक्सटेंट। बात समझ में आई? सबको सर एक एग्जांपल दे दीजिए नंबर्स के साथ। अभी देंगे, अभी तो पहले क्वेश्चन देने जा रहे हैं। वो देखो कि मैट्रिक्स में जेई में कितना बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना, कितना अद्भुत चैप्टर है ये। और जेई का इस वक्त स्टार चैप्टर है, मतलब एडवांस में 2 पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन सब अच्छे होते हैं। मतलब बहुत अच्छे नहीं, बट डेटा बड़ा गंदा होता है तो बड़ा टाइम जाता है। से फॉर एग्जांपल हमने तुम्हें दिया ए इज m क्रॉस n मैट्रिक्स होगी कोई विद ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, कोई भी 2 एलिमेंट सेम नहीं है। मेक सेंस? x Yes, is sir. defined as least among greatest of all rows. Y is defined as greatest among least of all columns. Then which of the following is always true? X is always greater than Y. म्यूट कर दो बेटा, x is less than y. C is x is greater than equal to y.
and D is x is less than equal to y. क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, थ्योरी का है, समझ का है, जेई लेवल है, और ऐसी सोच वाली चीजें मैट्रिसेस के ही रिप्रेजेंटेशन में दिखाई जा सकती हैं। जरा समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आया? सर और एक बार बोलेंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया बट सॉल्व कैसे होगा वो पता हाँ, सॉल्व कैसे? क्वेश्चन ये है कि भाई इस मैट्रिक्स में, ये तो क्लियर हो गया ना। अभिक था, सौरदीप था। सर मैं अभी X is लेटेस्ट among greatest of all rows, Y is greatest among least of all columns. अब अगर जेई में ये क्वेश्चन आ जाए तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? सर मुझे समझ नहीं आया ये क्या लिखा है। क्वेश्चन की वर्डिंग समझ आ गया क्या पूछ रहे हैं, बट ये नहीं समझ आ रहा कैसे करे। हाँ, क्या सर, पूछ इसमें रहे तो हैं एक जिसको approach नहीं तो समझ में ऐसे- आया? एक मिनट, ज्योतिन दोबारा समझा देते हैं। एक मैट्रिक्स है, उसमें A11 A21 से लेके AMN एलिमेंट्स हैं। हर रो का कोई सबसे बड़ा एलिमेंट होगा और वो एक ही होगा क्योंकि एलिमेंट सारे डिस्टिंक्ट हैं। उन सभी सबसे बड़े 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 वाले एलिमेंट्स में कोई सबसे छोटा होगा, ओके सर। वो एक्स है। नाउ द नेक्स्ट वन, अब तुम्हें बताना है कि एक ऑप्शन ई भी दे देते हैं, नन ऑफ दीज, कि भाई ऐसा नहीं होगा कि कभी एक्स बड़ा हो जाएगा, कभी वाई भी बड़ा हो सकता है। अब बताओ इन पांच में से कौन सा ऑप्शन हमेशा ट्रू है? और ये सोचेंगे कैसे? यहीं से मैट्रिक्स की सोच पैदा होती है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एज अ पजल 1000 आदमियों को उछाल दिया जाए तो जो तुम कह रहे हो कि समझ तो आगे, आप चाहते कैसे हैं, चाहते क्या, सोचेंगे कैसे? सर 1 मिनट सोच। सोचो सोचो सोचो। आज जो शाम वाली क्लासेस होंगी ना, उसमें अगर कभी बाई एनी चांस वो मिस हो जाए तुम्हारा स्टार्ट वगैरह होना, तो आज का एडमिन हम इसको विरांचा को देके जाएंगे वैक्सीन लगवाने, तो ये कर देगा, ठीक है? तो अगर कोई दिक्कत हो इसे फोन कर लेना। अभिनव, क्वेश्चन समझ आया? है कि ड्रॉप कर गया? सर नहीं है। चलो करो, मैं रुका हुआ 2-1 मिनट, देन वी विल डिस्कस। फिर इसके बाद इसको आज यहीं बंद कर देंगे, देन नेक्स्ट क्लास रोज 1-1 घंटे 2-2 3-3 दिन ऐसे ही लगा देंगे इस टाइम पे। There is a tremendous pressure of lot of students to start maths Olympiad classes. तो मैं एक सर्वे फॉर्म टाइप डालूंगा, तुम लोग के जो और दोस्त हो तो उनसे भी पूछ लेना अगर करना चाहें, क्योंकि मैथ्स ओलंपियाड कंडक्ट होने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। तो तुम अपनी खुशी के लिए IOQM के लिए ना? हाँ, IOQM के लिए, ठीक है ना? तो आई कैन स्टार्ट दोस क्लासेस, क्योंकि इधर जो है मिड नॉर्थ ईस्ट से काफी बच्चों का बार बार फोन मैसेज ऐप पे इधर उधर जगह जगह आ रहा है। सर डेट आ गई क्या उसकी मैथ्स ओलंपियाड? कोई डेट नहीं आई है अभी, तो पिछले वाले का ही नहीं पता है, इसलिए सर कह रहा हूँ। एक आंसर आया है, चलो बताओ भाई। x greater than y x ग्रेटर देन y equal to b, मतलब सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आया है आशीष का। अदर्स
तो मेरा गेस वर्क है बट सेम x ग्रेटर देन इक्वल टू y। संचित का है बट थोड़ा सा गेस वर्क भी है। और सर मेरा भी सी कर दो। सर कोई रिग्रेस प्रूफ नहीं है मेरे पास पर रिगरस प्रूफ किसी के पास भी नहीं है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। हम दिखाएं रिगरस प्रूफ? यस सर। सर ऐसे मैंने तो ऐसे कुछ भी मैट्रिसेस बना ली, उनमें से देख लिया। सर केसेस देखो मैट्रिक्स की दुनिया का जो सो टू से वो होता है ना चाबी तोड़, वो कहां आती है? कहीं कोई एलिमेंट एक्स रहा होगा, कहीं कोई एलिमेंट वाई रहा होगा, और कहीं ना कहीं रो और कॉलम के हिसाब से एक लिंक एलिमेंट z आएगा। ये z हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ये तय है। x इज द लीस्ट अमंग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रोज। तो इस पर्टिकुलर रो में x बड़ा या z बड़ा? x सिंपल सी बात है, क्योंकि x और z में ऑफ कोर्स x बड़ा होगा z से। विरांचा क्लियर हुआ ये? यस सर। इस कॉलम में y बड़ा या z बड़ा? z इनइक्वालिटी स्टैब्लिश हो गई। अब सवाल उठता है कि क्या x इज इक्वल टू y हो सकता है? सर डिस्टिंक्ट है तो सर ना वो है, बट ये हो सकता है कि खिसकते खिसकते x भी इधर आ जाए और y भी इधर आ जाए। से फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। चलो पहली रो में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रो, पहली रो का 5, दूसरी रो का 6। 5 और 6 में छोटा कौन? 5। x हो गया। यस सर। पहली रो का लीस्ट 1, दूसरी रो कॉलम का लीस्ट 3, तीसरे कॉलम का लीस्ट 5। तीनों लीस्ट में सबसे बड़ा कौन? y हो गया x इज इक्वल टू y। बात समझ आई? यस सर। तो मैट्रिसेस की अपनी एक दुनिया है, उसमें हर चीज अपने एक अलग लेवल पे चलती है, और उसमें इस तरह के थॉट प्रोसेस होते हैं कि दो एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए आम तौर पे सेम रो कॉलम का लिंक मेंबर पिक्चर में लाना पड़ता है, बिकॉज वो इस डेफिनेशन को डिफाइन करेगा, इन दोनों डेफिनेशन को। अब अगर हमें जेई लेवल क्वेश्चन बनाना हो तो हमें तो बड़ा सिंपल सा है कि भाई एक 3x2 मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 4 5 6 को अरेंज किया गया है और ऐसे एक्स वाई डिफाइन किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू y? एकदम बेहतरीन क्वेश्चन बन गया, निकालो। डिनोमिनेटर तो हम तुम्हें बता दें 6 फैक्टोरियल होगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट 6 तरीके से रखे जाएंगे, पहला 6 तरीके से, दूसरा 5, तीसरा 4, तो डिनोमिनेटर 6 फैक्टोरियल होगा। बट ऐसे कितने सिनारियो होंगे जब x इज इक्वल टू y होगा, और वो भी अब तब है जब तुमको ये क्वेश्चन हमने करा दिया। जिसको पहली बार ये क्वेश्चन मिला होता तो वो तो बेसिकली पहले ये सोचता, फिर ये वर्किंग करता, तब आंसर लाता। बिकम्स अ डैम गुड जेई एडवांस क्वेश्चन। तो ये है पहली क्लास, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम जो करेंगे, जिस वजह से, वरना तुम्हारे जो तुम स्कूल में कर रहे हो मैट्रिसेस वही सच है, बट वी विल ट्राई टू डू अ डिगिंग ऑफ कौन सा ऑपरेशन ऐसे क्यों डिफाइन किया गया है, उसका प्रैक्टिकल सेंस में एप्लीकेशन कहां जाके होगा, कितना होगा, किस डेप्थ में होगा। इज दैट ओके? सर हाँ सर इक्वल टू वाले तो मतलब वो मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है ना कि मतलब होगा या नहीं होगा। तो सर तो 6 फैक्टोरियल में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ए ऑप्शन ज्यादा सही है। नहीं, बेसिकली ये तो क्वेश्चन ये है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। तो x इज ग्रेटर देन y इसलिए गलत है क्योंकि इक्वल टू तो हो ही सकता है ना। सो द करेक्ट आंसर इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। हमेशा इक्वल टू तो नहीं है, लेकिन हो भी तो सकता है ना। यस सर।
सर तब लेकिन तो उसने पूछा है कि जो हमेशा ही ट्रू हो, तो ए वाला तो हम बोल ही नहीं, सकते हैं ना कि उसने तो देन लगा के छोड़ा ना, देन x इज अच्छा ग्रेटर देन y ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो अमंग दीज टू तो यही बेटर सॉल्यूशन है ना। यस क्लियर हुआ सबको ये? तो नेक्स्ट क्लास हम मैट्रिसेस की दुनिया में कुछ नए नाम, स्क्वायर में मैट्रिक्स का एक बहुत बड़ा काम नॉमेनक्लेचर का है, कौन सी मैट्रिक्स क्यों किस तरह कहलाती है, पता चला सब ठीक है। उन्होंने कहा बताओ ये आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है नहीं, अब हमें यही नहीं पता आइडम्पोर्टेंट कहते किसको है। हमारे पास 15 नाम और 15 तरीके लिखे हुए हैं, मैच दी फॉलोइंग गलत हो गए, कौन सा आइडम्पोर्टेंट है, कौन सा निलपोर्टेंट है, कौन सा क्या है, भूल गए। तो एक पूरा दिन डेडिकेट करेंगे सबके नाम को अच्छी तरह से याद करने में, और धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, क्यों होती है, उसका क्या रेलेवेंस है, बट कोशिश करेंगे कि उसको एक्चुअल रेलेवेंस से कनेक्टेड रखें ताकि तुमको अप्लाई करते समय भरोसा हो कि तुम कोई ऐसे पजल टाइप गेम नहीं खेल रहे हो, प्रॉपर मैथ्स पढ़ रहे हो। ओके यस सर। आज इसको यहीं बंद कर देते हैं। ध्यान रखना तुम्हारे केमिस्ट्री का शेड्यूल 1-1 घंटे की 3 क्लास फॉलोड बाई 1.5 से 1.25-2 घंटे की क्लास ऑन संडे कर दी है। संडे की टाइमिंग में कोई इश्यू हो तो व्हाट्सएप पे लिखना, हालांकि सर के पास भी टाइम लिमिटेड है और उस हिसाब से हमने डाला है, तो जितना हो सके अकोमोडेट कर लेना, ठीक है? हाँ जी सर। चलो सर तो फिर इस साल है कुछ केवीबीआई या फिर आयो केम का चांस लगता है, मतलब अभी आसार कम है क्योंकि उन्होंने खुद ही डिस्क्लेमर डाल दिया है कि हम तभी करेंगे जब ऐसा होगा वैसा होगा, और आमतौर पे अक्टूबर से नवंबर तक ये कर देते, तो बहुत लेट होगा तो दिसंबर या जनवरी में करेंगे, जनवरी से लेट करेंगे तो टीम सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बात समझ आ रही है? हाँ सर पर अगर हो भी गए तो ये सब करने का फायदा है या फिर कभी छोड़ ही देना चाहिए, जेई के लिए प्रिपेयर करो? देखो अभी तो जेई का भी भरोसा नहीं ना कि वो होगा या नहीं होगा, तो मतलब जो तकलीफ तुम्हें आज या जो तुम्हें लग रहा है कि ये सब आईओ क्यूम वगैरह छोड़ दें, इसका कोई फायदा है नहीं, हो सकता है 6 महीने बाद तुम्हें जेई में भी लगे कि भाई जेई होना नहीं, फायदा है नहीं, तो अभी कुछ भी ये सोच के मत पढ़ो कि फायदा है या नहीं। इसलिए मैंने पहले लगाया, बच्चे तो बहुत दिनों से परेशान है कि अगर आईओ क्यूएम पढ़ना है या मैथ्स ओलंपियाड, तो मैथमेटिक्स सीखने और एंथुजियाज्म के हिसाब से पढ़ने के बैच में आओ तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन उसको एग्जाम से रिलेट करो तो अभी एग्जाम होगा नहीं होगा क्या होगा वो पता नहीं। हाँ ये एक अच्छी बात है कि जो यूएस के इंटरनेशनल कोर्सेज होते थे, प्रोमिस, सुमैक वगैरह, ये इस साल सब ऑनलाइन मोड में चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये ऑनलाइन मोड में या वर्चुअल मोड में चले जाएंगे तो तुम्हारा वो यूएस जाना आना खर्चा XYZ बच जाएगा, तो यू कैन ट्राई फॉर ऑल दीज। इनके फॉर्म खुलने वाले हैं, जैसे ही खुलेंगे हम तुम्हें भेजते जाएंगे। तो पढ़ने का एडवांटेज ये है कि हाँ ये तुम्हारे लिए तो रेलेवेंट है। ये सब क्या है? चलो इसका हम एक अलग सेशन प्रॉमिस ले ऑफ यूएस की जो यूनिवर्सिटी, हाँ यूएस की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो पहले समर कैंप्स लगाते थे। तो समर कैंप्स का मतलब होता था कि तुम्हें बुलाएंगी 10, 20, 25 ऑल अक्रॉस द ग्लोब बेस्ट बच्चों को और पढ़ाएंगी। तो जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मैथ्स कैंप सुमैक चलाता था नंबर थ्योरी का, नंबर थ्योरी लेवल 1, नंबर थ्योरी लेवल 2, दुनिया के 40 बेस्ट बच्चे छांट के लाता था जिनको ये पढ़ाता था। एग्जाम लेता था। एग्जाम का लेवल ये था कि 10 क्वेश्चन का पेपर 2 महीने पहले रिलीज कर दिया, 2 महीने में जहां से सॉल्व हो पाए करके ले आओ, इंटरनेट, टीचर, ग्लोबल, व्हाटएवर, सो एंड सो। 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन सुमैक का पेपर के नाम से गूगल करोगे मिल जाएगा। और उसके बाद जो इसमें नंबर थ्योरी ढंग से पढ़ ले जाते थे उनके चांसेस बढ़ जाते थे इन यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन के। बट ये सब में 2 चैलेंज थे, एक तुम्हारा सिलेक्शन होना बिकॉज तुम्हें वो एग्जाम क्लियर करके जाना, उसमें आरएमओ के तुम्हारे क्रेडेंशियल इनमो के बहुत वैल्यू करते थे, और दूसरा वहां तक जाना आना खर्चा रहना, बिकॉज कुछ को स्कॉलरशिप मिलती थी कुछ को नहीं। तो एटलीस्ट फाइनेंस पार्ट पे तो 0 हो गया, क्योंकि अब उनको भी मालूम है कोई आएगा नहीं। पिछले साल ही जब शुरू हुआ था तभी उन्होंने जो है डर के हमारे प्रॉमिस इंडिया वर्जन लॉन्च किया था, कि उन्हें मालूम था यहाँ से कोई आएगा नहीं। इस साल तो सारा वर्चुअल होना है, तो वर्चुअल होना है तो तुम घर बैठे करोगे, व्हाट इज द हार्म कि तुम्हें
4-5 यूनिवर्सिटीज का बेस्ट सर्टिफिकेट मिल जाए कि हाँ इन्होंने हमारे यहाँ नंबर थ्योरी ये पढ़ा था, आईआईटी गए तो वहां पे भी काम आएगा, बट इसका बैरियर हाई है, मतलब एग्जाम जो है वो गंदा है, और लेवल ऑफ इनपुट सब्जेक्ट का जो मिलेगा वो इंटरनेशनल ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप जो है IOMTC उससे बेटर है, उससे हाईयर लेवल है। तो इसको अभी कई बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि इस पे एक वीडियो बना के डाल दें, तो हम बना देंगे, 2-1 हफ्ते बाद जो है बना देंगे। सर पर ऐसे एग्जाम हो भी रहे हैं, चलो ठीक है, पर क्या मतलब प्रिपेयर वैसे भी लोग बच्चे होंगे जो मतलब 9 से ही सबकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर 9 से उनका लेवल ही हाई है। हाँ तो तब हमें करना चाहिए, तब हमें कोई एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि होगा कुछ नहीं, यानी, या फिर देखो IOQM लेवल प्रिपरेशन तो तुम लोग भी 9th से मेरे साथ कर रहे हो, 10th से कर रहे हो, तो तुम्हारा हाँ जी। लेवल बाकियों से कमजोर है ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, क्वेश्चन जेनेरिक है, जब वो 10 क्वेश्चन के लिए 2 महीने में ओपन पेपर दे सकते हैं तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा है, तुम चाहे कितना भी पढ़ के आओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका लेवल एक साथ 0 है, बराबर है। तो ट्राई करने में अगर तुम्हारे पास स्पेयर टाइम है, और जो कि है ऐसा कुछ नहीं है, करने में कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। जो लोग ओके। यूएस यूनिवर्सिटीज अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए तो डेफिनेटली एडवांटेज है। सर इसमें मैंने भी खोल के देखा, वो 12th वाले अप्लाई नहीं कर सकते 10th और 11th के लिए। हाँ 12th में नहीं कर सकते, लेकिन इस साल ओपन होगा मोस्ट लाइकली, बिकॉज वर्चुअल है, वो सब पुराने डेटा हैं, तो हम लोग भी लगे हुए हैं उनसे बातचीत करने में कि इसको ओपन कर दो बच्चों के लिए, ठीक है ना, क्योंकि अब कोई मीनिंग नहीं रह गया, तो वर्चुअल होगा तो और लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, यस सर। इस पे हम एक सेपरेट सेशन लेते हैं पूरा, ठीक है ना, एक वीडियो भी बनाते हैं। बहुत बार कुछ लोगों ने यूट्यूब पे भी लिखा है, तो मेरे को मन नहीं किया था करने का, मतलब टाइम तो था बट मन नहीं किया तो किया नहीं, तो अब कर देंगे, डोंट वरी। बंद कर दें? यस सर। यस सर। चलो, Thank आज you. शाम वाली मैथ्स क्लास कैंसल्ड है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट उस क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू।